नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप रेगुलर कमेंट करते हैं और साथ साथ जो है रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि गोली दर्पण का जो एक प्रकार होता है अवतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समतल दर्पण तक पढ़ा हुआ था और आज हम जो है गोली दर्पण का अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे अब शुरू करते हैं। और उसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस भी इम्तिहान वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। कि अवतल दर्पण क्या होता है, ये एक कांच के खोखले गोला मतलब खोखला गोला होता है, उसका जिस तरफ सेंटर रहता है उस तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ रहता है और पीछे की तरफ इस पर पेंट हुआ रहता है। ठीक है, मतलब ये इसका कटा हुआ भाग है, इसको हम ऐसे अलग कर देंगे तो यही हमारा हो गया अवतल दर्पण। याद रखने का तरीका यही है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब जिधर अपना फेस देखेंगे वो केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब पूछ रहा है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कितने तरीके से बन सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, और वो 6 किस प्रकार है वो मैंने इस पर लिख दिया है, हम एक एक करके पूरा इसको समझते जाएंगे। मेन चीज़ ये क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में कुल कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहले प्रकार पे आते हैं। तो पहला प्रकार समझने से पहले हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है और हमारा एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा हुआ था कि ये एक अवतल दर्पण है जिसका पीछे का जो पृष्ठ है वो पेंट किया हुआ है, मतलब कि कलई किया हुआ है, और ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, और इससे जो रेखा होके जाती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फोकस होता है। फोकस कैसे बना, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। उसके साथ ही हमने देखा था कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं, और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इनके बीच संबंध क्या होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसी से हमारा ये सभी टाइप समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब पहला क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब कह रहा है कि वस्तु इस मुख्य अक्ष पर नहीं है, इस मुख्य अक्ष से बहुत दूर है। जैसा कभी कभी होता है ना कि वस्तु बहुत दूर से आती है तो हमको बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल बिंदु के आकार का, जैसे तारे हो गए। तारे बहुत दूर स्थित हैं, हमको कैसा दिखता है, एकदम बिंदु आकार का। तो जब वस्तु ऐसी स्थिति में रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ, मतलब कि फोकस पर, वास्तविक बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा और कहाँ बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फोकस पर, वास्तविक, बिंदु आकार, और साथ बिंदु आकार भी बनेगा। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में ये कैसे बनेगा। देखिए, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, जिस पर हमारा यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र है और यहाँ पर फोकस है, और ये है दर्पण का ध्रुव। क्या कर रहा है कि वस्तु अनंत पर है। तो वस्तु जब भी, जैसे हम वस्तु मान ले ऐसे वस्तु खड़ा कर रहे हैं तो इस साइड से देखेंगे तो आपको मैं एक लाइन की तरह दिखाई पड़ रहा हूँ, ऐसे देखेंगे तो जो है पूरा वो दिखेगा फ्रंट, लेकिन ऐसे लाइन से तो हम मान रहे हैं साइड से हम वस्तु को देख रहे हैं।
और वस्तु मान लेते हैं कि अनंत पर कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि मुख्य अक्ष से बहुत दूर है। ये मैंने ऐसे डैश डैश करके दिखा दिया, आप समझ लीजिए कि पृथ्वी से आकाश जितनी दूर है उससे भी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर रखी हुई है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली किरण चलेगी वो मुख्य अक्ष के, मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया लेकिन आप ये समझ लीजिए बिल्कुल सीधा आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और फिर परावर्तन के पश्चात किससे जाएंगी? फोकस से होके निकल जाएंगी। ये नियम आपको जब मैंने मुख्य फोकस के बारे में पढ़ाया था तो बता दिया था। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं यहीं पे दिखाई लाइट पड़ेगा नहीं, पूरा वस्तु है कहीं पर ही पड़ सकता है। तो हम मान लेते हैं जो दूसरी किरण रहेगी, प्रकाश की दूसरी किरण, वो यहाँ पर ऐसे पड़ेगी, ऐसे इस पर जाएगी, सीधे दर्पण पर पड़ेगी और फिर टकरा के फिर यहाँ से निकल जाएगी। तो आप ये याद रखिए कि जहाँ पर दो किरणों का कटाव होता है वहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम जैसा देख रहे हैं कि दोनों किरणें आके फोकस पर ही काट रही हैं, यफ मतलब कि फोकस। तो जहाँ पर काटती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वस्तु जब अनंत पे हो तो यफ पर प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और बिंदु के आकार का बिल्कुल पॉइंट के जैसा बन रहा है। तो आशा करता हूँ कि अब पहला प्रकार तो आप समझ भी गए होंगे और आपने प्रैक्टिकली रूप से देख भी लिया होगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पे। तो दूसरा प्रकार में क्या कह रहा है? अनंत तथा सी के बीच। सी के बीच, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में जब पेपर में आता है तो लिख जाता है सी के परे, मतलब कि सी के बाद। ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों का लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में आ गया तो सी के परे या फिर अनंत तथा सी के बीच। तो यहाँ पर सी है, सी के परे मतलब यहाँ से इससे आगे कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको अगली स्लाइड मतलब अगला ड्राइंग समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक समय का सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो, मतलब ये अनंत हो गया इसके पीछे का भाग और ये सी के बीच, तो अनंत या सी के बीच हम कहें तो सी के बीच में यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको मान लें कि वस्तु है ए बी, ये क्या है? ये है वस्तु, इंग्लिश में कहें तो ऑब्जेक्ट है। क्या कर रहा है कि जब सी के बीच रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी तथा एफ के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र, ये जो सी है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में सब बताया है डिटेल में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये है वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु सी के परे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं बनना चाहिए। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, छोटा और वास्तविक बनता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर में आता है कि वस्तु अनंत तथा सी के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा और रियल बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका इमेज कैसे बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहली किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी और यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होते हुए गुजर जाएगी, ठीक है। तो अगर अब हम ये माने कि दूसरा किरण फिर से अगर हम फोकस से गुजारते हैं इस तरीके से, दूसरा किरण हम मान लेते हैं ऐसे फोकस से जा रही है, तो फोकस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये तो दोनों किरणें कहाँ पर काट रही हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहीं पर काट रही हैं, ठीक है। तो आप टैली कर लीजिए कि क्या कहा गया है? अनंत तथा सी के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु हमने इसे सीधा रखा है तो अब इसका बी यहाँ पर आ रहा है और ये ए नीचे आ रहा है। प्रतिबिंब के लिए मैं इसमें डैश लगा दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा बन रहा है, वस्तु हमारा इतना बड़ा है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा छोटा उससे बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी वस्तु हमारा उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक ही बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक है। एक आएगा कंडीशन जब हमारा आभासी बनेगा, वो आखिरी में हम पढ़ेंगे ये इस वाले कंडीशन में। तो इस तरीके से हमारा दूसरा कंडीशन भी हो गया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम आते हैं तीसरे कंडीशन में जो किस पे है? सी मतलब कि वक्रता केंद्र पे। तो इसको अब देखते हैं।
तीसरे कंडीशन में कह रहा है कि वस्तु जब सी पर हो, जब वस्तु सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान बनेगा। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि ये हमारा जो ये मुख्य अक्ष था, ठीक है, जिस पर यहाँ पर फोकस हमने माना और यहाँ पर माना वक्रता केंद्र, तो कह रहा है कि जब वस्तु आपकी सी पर ही रखी रहेगी, मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखी रहेगी, तो इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और जितना इसका आकार है उतना ही आकार का बनेगा। तो बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे कि किरणें कैसे जाती हैं। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरी किरण हम यहाँ से निकालेंगे जो जाएगी मुख्य फोकस से और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, ऐसे आई ऐसे निकल गई। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों किरणें हैं ये यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं और इसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है ए डैश बी डैश। क्योंकि मैंने देखिए भाई रफली बनाया है तो हो सकता है थोड़ा ये छोटा बड़ा आपको लग रहा हो, लेकिन बनेगा प्रैक्टिकल जब किया गया है प्रायोगिक रूप से लैब में तो बिल्कुल समान आकार का बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कंडीशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब चौथे कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या दिया है कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, मतलब कि ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस, इसके बीच में जब कहीं वस्तु रखी हुई हो इस तरीके से, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी से परे, मतलब कि तब प्रतिबिंब सी के पीछे इधर कहीं बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, वास्तविक, उल्टा बनेगा। देखिए कैसे, पहली किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। दूसरी किरण जो जाएगी मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें जहाँ काट रही हैं वो वक्रता केंद्र से परे काट रही हैं और ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यही ये कंडीशन में बताया गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है, बड़ा बन रहा है वस्तु से और वास्तविक उल्टा बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पांचवा कंडीशन क्या कर रहा है कि जब वस्तु जब एफ पर रखा हो, वस्तु जब एफ पर रखा हो मतलब कि जब फोकस पे ही रखा हो, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ रफली, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। क्या कर रहा है, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, मतलब कि इस कंडीशन से और बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि जब वस्तु हमारा बिल्कुल फोकस पर ही रखा रहेगा, ये दोनों ये कंडीशन सबसे थोड़ा अलग है। इसमें होता क्या है, पहली किरण तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। लेकिन दूसरी किरण, सब कंडीशन में आप देखते थे दूसरी किरण हम फोकस से लेके जाते थे, लेकिन इस कंडीशन में फोकस से नहीं लेके जाएंगे। क्यों, अगर हम फोकस से लेके जाएंगे तो वस्तु पर पड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट फोकस से जा रही है, और सब कंडीशन में तो वस्तु से होते हुए फोकस में जा रही थी। तो इस कंडीशन में फोकस से ना जाके हम किरण को ले जाएंगे दर्पण के ध्रुव से, P जो कि क्या है, दर्पण का ध्रुव। लेकिन अब ये ऐसे जा रही है तो फिर कैसे निकलेगी, इसके बारे में तो आपको कोई जानकारी नहीं है ना, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो काम आएगा वो आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। वो होता क्या है कि जब कोई किरण किसी एक ही तल में पड़ती है तो वह जितने डिग्री कोण से आएगी, अभिलंब इसको मान लेते हैं ये अभिलंब है, तो उतने ही डिग्री कोण से वापस भी निकल जाएगी, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, तो हम मान सकते हैं कि आगे ये जाके, क्योंकि
धीरे धीरे जगह कम होता जा रहा है, तो आगे कहीं जाकर ये मिलेंगी। अब मिलेंगी तो वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि वस्तु ऐसे है नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। फिर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिल रही तो आगे कहीं मिलेंगी, तो यहाँ से इतना बड़ा आप देख सकते हैं आएगा। फिर अनंत पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब उसके बाद ये पांचों केस जो बन रहे थे ये सब वास्तविक है, लेकिन ये छठा जो केस है ये आभासी है, और इसका प्रयोग जो है हम सेविंग मिरर मतलब कि दाढ़ी बनाने में करते हैं। इसको आप देखिएगा कि इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो छठे केस में क्या कर रहा है कि जब वस्तु F तथा B के बीच में हो, मतलब कि ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर है दर्पण का ध्रुव और यहाँ पर है फोकस, और इसके बीच में कहीं कर रहा है वस्तु रखी हुई हो। ठीक है, मतलब कि वस्तु को हम और पास लाते जा रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि वस्तु जब दूर थी तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, वस्तु जैसे जैसे पास आती गई प्रतिबिंब बड़ा बनता गया। ऐसा तो होता भी है रियल लाइफ में भी। तो देखिए हुआ क्या कि जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा हो, तो पहला कंडीशन से जो किरण निकलेगी वो तो बिल्कुल वही रहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अब परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। दूसरा किरण मैंने जो आपको बताया बिल्कुल वही रहेगा कि दर्पण के ध्रुव से जाएगी और प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो करते हुए निकल जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में ये किरणें देख रहे हैं हम आगे आते हुए बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसमें मिलेंगी नहीं है, तो आगे मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो होता क्या है कि हम दर्पण का मुख्य अक्ष को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इन दोनों को इधर हम ऐसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये आगे मिल रही हैं इस जगह। ठीक है, और यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है बिल्कुल सीधा ही बन रहा है। सीधा बनने के साथ साथ वस्तु से बड़ा बन रहा है, बड़ा तो बन रहा है लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसलिए बन रहा है आभासी। ठीक है, तो इसलिए यही एक इसका ऐसा केस है अवतल दर्पण का। हो सकता है पेपर में आपसे पूछे भी कि इस किस केस में जो है अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी होगी तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जो है अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तल दर्पण का जो 2 केस बनता है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है परीक्षा के दृष्टि से, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों साथियों, आज के इस क्लास में मैं आपसे यही विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती बहुमूल्य कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।